नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इजराइल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमले को अंजाम देने वाले हमास नेता याह्या सिनवार को उसने मार दिया है। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाद ही गायब हो चुके सिनवार की तलाश शुरू कर दी थी। कहा जा रहा था कि 61 साल के सिनवार इस दौरान अपना ज्यादातर समय गजा पट्टी में बनी सुरंगों में बिताया करते थे। सिनवार के साथ उनके अंगरक्षक होते थे। साथ ही वो इजराइल पर हमले के दौरान हमास की ओर से बंधक बनाए गए नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। अब हमास ने भी अपने गुट के नेता याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। एक वीडियो संदेश में हमास के डिप्टी लीडर खलील अल हय्या ने कहा कि उनका गुट फिलिस्तीनी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के अपने रास्ते पर चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सिनवार की मौत से हमास और मजबूत ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बीते साल 7 अक्टूबर को इजराइल से बंधक बनाकर लाए गए लोगों को तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक गजा में इजरायली कार्रवाई खत्म नहीं होती और उनके सैनिक गजा पट्टी से पूरी तरह पीछे नहीं हट जाते। वहीं नेतन्याहू हमास के हथियार डालने और बंधकों को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। हमास ऐसा कह रहा है तो युद्ध कैसे खत्म होगा। इजराइल ने हमास के चीफ सिनवार को मार दिया है। इसके बाद अब अरब देश ने इजराइल पर हमला किया, घुसपैठ की, जिसमें 2 लोग घायल भी हो गए हैं जिनको अस्पताल में भेज दिया गया। इजरायली सेना ने कहा कि डेड सी क्षेत्र में नियोट केकर के पास जॉर्डन से इजराइल में प्रवेश करने वाले आतंकवादियों के साथ गोलीबारी के बाद एक आईडीएफ सैनिक और रिजर्विस्ट घायल हो गए। सेना ने कहा कि आईडीएफ सैनिकों ने जॉर्डन सीमा के पास इजराइल में घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादियों को मार गिराया है, जबकि एक की तलाश में जमीन और हवाई तलाशी जारी है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में बड़ा मोड़ आ गया है। इजराइल ने बीते साल 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद अब हमास नेता याह्या सिनवार को ढेर कर दिया है, जिसके बाद हिजबुल्लाह भड़क गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि वो इजराइल के खिलाफ अपने युद्ध में एक नए और उग्र चरण की ओर बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि याह्या सिनवार की मौत के बाद प्रतिरोध की भावना और मजबूत होगी। ऐसे में पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। हिजबुल्लाह के बाद ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी मिशन ने चेतावनी दी है कि हमास नेता याह्या सिनवार की हत्या इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी आबादी की प्रतिरोध की भावना को मजबूत करने का काम करेगी। मिशन ने कहा कि सिनवार युवाओं और बच्चों के लिए एक आदर्श बन जाएगा जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए उनके रास्ते पर चलेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने गजा के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हमास अपनी हथियार डालने और बंधकों को वापस करने के लिए सहमत हो जाए तो युद्ध कल समाप्त हो जाएगा। नेतन्याहू ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि याह्या सिनवार मर चुका है। वो राफा में इजरायली सेना के बहादुर सैनिकों द्वारा मारा गया है। हालांकि ये गजा में युद्ध का अंत नहीं है, ये अंत की शुरुआत है। गजा के लोगों के लिए मेरा एक सरल संदेश है, यह युद्ध कल समाप्त हो जाएगा। यह खत्म हो सकता है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और हमारे बंधकों को लौटा दे, लेकिन जो लोग हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाएंगे उनके लिए मेरा एक और संदेश है। इजराइल आपका पता लगाएगा और आपको न्याय के कटघरे में लाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास क्षेत्र के लोगों के लिए आशा का एक संदेश ये भी है कि ईरान द्वारा बनाई गई आतंक की धुरी हमारी आंखों के सामने ढह रही है। हमास के नेता याह्या सिनवार की मौत पर अब डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और मौजूदा अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का बयान सामने आया है। कमला हैरिस ने याह्या सिनवार की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमास के नेता याह्या सिनवार 7 अक्टूबर के पीड़ितों पर और गजा में मारे गए बंधकों सहित हजारों निर्दोष लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। कमला हैरिस ने कहा कि उनके हाथों पर अमेरिकी खून था। उनकी मौत की वजह से अमेरिका, इजराइल और पूरी दुनिया बेहतर स्थिति में है। ये गजा में हो रहे युद्ध को खत्म करने का एक मौका है। याह्या सिनवार की मौत पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्हें हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार बताया। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी कार्यालय ने शुक्रवार को वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल द्वारा युद्ध जैसी रणनीति के इस्तेमाल की निंदा की। प्रवक्ता जेम्स लार्के ने जिनेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा कि इजरायली सेना वेस्ट बैंक में घातक युद्ध जैसी रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि 9 लोग मारे गए 8 से 14 अक्टूबर के बीच, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। हरियाणा में शुक्रवार को नायब सिंह सैनी सरकार के मंत्रिमंडल ने अपनी पहली मीटिंग में कई बड़े फैसले किए। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी आज ही लागू कर देगा जिसमें आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर
उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन करने का राज्यों को अधिकार दिया गया है। हालांकि नायब सिंह सैनी सरकार का यह फैसला यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी चीफ मायावती को रास नहीं आया। उन्होंने हरियाणा सरकार के इस फैसले पर कहा कि एससी के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने का हरियाणा सरकार का फैसला दलितों को फिर से बांटने और आपस में लड़ाते रहने का षड्यंत्र है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी लड़ाई तल्ख होती जा रही है और अब विपक्ष गठबंधन ने जो इल्जाम लगाया है उसकी छींटें चुनाव आयोग तक जा रही हैं। महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि सत्ताधारी गठबंधन ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए विपक्षी दलों को वोट देने वाले लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिया है। महाविकास अघाड़ी का आरोप है कि महायुति सरकार ने एक नहीं बल्कि हर विधानसभा से 2500 से 10,000 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया है। इसके लिए विपक्ष ने सीधे तौर पर महायुति सरकार की प्रमुख घटक दल यानी बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी हारे हुए लोगों का खेल खेल रही है। उसे एहसास हो गया है कि वो हार रही है और इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फॉर्म नंबर 7 को ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। बता दें कि चुनाव के दौरान फॉर्म नंबर 7 का इस्तेमाल आपत्तियां दर्ज करके मौजूदा मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा कि एमवीए प्रतिनिधि मंडल महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात करेगा और मांग करेगा कि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से नाम हटाने की प्रक्रिया बंद की जाए। नाना पटोले ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुंबई आए थे और कहा था कि मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो हो रहा है वो चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि हम राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलकर मांग कर रहे हैं कि इसे रोका जाना चाहिए। एनसीपी एसपी नेता और विधायक जितेंद्र आव्हाड ने पूछा कि चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला को अभी तक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के पद से क्यों नहीं हटाया। आव्हाड ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने डीजीपी को हटा दिया था, लेकिन वो उस डीजीपी को हटाने के लिए कार्रवाई नहीं कर रहा है जिस पर फोन टैपिंग का आरोप है। बता दें चुनाव आयोग पर शुरू से ही आरोप लग रहे हैं कि वो अफसरों का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, अपना खेल खेल रहा है, जिससे चुनाव में पूरा खेल हो सकता है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने शुक्रवार को अपने एमएलसी सतीश चौहान को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। उन पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप लगाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने राज्य के 288 विधानसभा सीटों में से 263 पर सीटों का बंटवारा तय कर लिया है। इसमें सपा को भी शामिल कर 2 सीटें देने का फैसला किया गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को मुंबई आ रहे हैं, जहां उनसे इस दिशा में बातचीत भी होनी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सपा को सीट देकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने हरियाणा की भूल को सुधार किया है। अमेरिका के एक न्याय विभाग ने हत्या की साजिश के एक मामले में भारत के पूर्व रॉ अधिकारी के ऊपर आरोप तय कर दिए हैं। ये पूरा मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश करने से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के न्याय विभाग ने पूर्व रॉ अधिकारी 39 वर्षीय विकास यादव के खिलाफ भाड़े पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी तय किए हैं। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक बयान में बताया है कि विकास यादव को अमानत नाम से भी जाना जाता था। विभाग ने बताया कि विकास यादव के साथ कथित तौर पर हत्या की साजिश में शामिल एक और व्यक्ति 53 वर्षीय निखिल गुप्ता को पहले ही अमेरिका प्रत्यार्पित किया जा चुका है। अमेरिका का कहना है कि विकास यादव फरार है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल मेरिक वी गारलैंड ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग इस पूरे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि हमने पिछले साल भारतीय कर्मचारी विकास यादव और उसके साथी निखिल गुप्ता के एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिशों को नाकाम कर दिया था। अमेरिकी संघीय जांच एजेंसी FBI का कहना है कि भारतीय सरकारी कर्मचारी ने यानी कि पूर्व रॉ अधिकारी ने कथित तौर पर अपने साथी के साथ मिलकर एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की साजिश का प्रयास किया है। FBI किसी भी अमेरिकी नागरिक के खिलाफ की हिंसा की कोशिशों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की। हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड में एनडीए के प्रमुख घटक दलों में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास शामिल है। उन्होंने कहा कि सीट की चर्चा चल रही है और आगे भी चलेगी। फिलहाल आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी।
जेडीयू 2 सीटों पर लड़ेगी, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी चतरा से लड़ेगी। इसके अलावा बीजेपी बाकी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि 1 से 2 सीटें और किसी दल के लिए छोड़ी जाएं, लेकिन इस पर आगे विचार होगा। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आप नेता सत्येंद्र जैन को जमानत मिल गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है और कहा कि वो देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है। दिल्ली की अदालत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मुकदमे में देरी और लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला देते हुए जमानत दी। प्रधानमंत्री मोदी 22 और 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर सोल में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के दोषी और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बेअदबी से जुड़े मामले में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामले में राम रहीम के खिलाफ सुनवाई पर रोक लगाई थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से ट्रायल पर लगाई रोक को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका पर फैसला सुना दिया। बता दें, साल 2021 में राम रहीम ने हाई कोर्ट में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े 3 अलग अलग मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग के लिए अर्जी दी थी। ये मामले जून से अक्टूबर 2015 के बीच के थे, जिनमें पंजाब सरकार की गठित SIT ने राम रहीम को अभियुक्त बनाया था। बता दें, राम रहीम हरियाणा चुनाव के दौरान चर्चा में रहा था। उसे वोटिंग से पहले पैरोल दे दी गई थी, जिसके बाद उसने अपने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। राम रहीम को चुनाव के लिए बेल दी जाती रही है, जिसके बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि एक देश एक चुनाव से ये फायदा होगा कि राम रहीम को केवल एक बार ही बेल मिलेगी, नहीं तो वो जेल में कम बेल में अधिक रहता है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के एक कथित सदस्य ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को धमकी भरा संदेश भेजा है, जिसमें गैंगस्टर के साथ लंबे समय से चले आ रहे झगड़े को निपटाने के लिए एक्टर सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। संदेश में चेतावनी दी गई है कि अगर सलमान ने पैसा नहीं दिया तो उनका अंजाम महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी से बदतर होगा। बता दें, बाबा सिद्दीकी की हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने जिम्मेदारी ली। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिले संदेश में कहा गया है कि अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसे हल्के में ना लें, नहीं तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाए। रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा कि हम न्याय की मांग कर रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस और प्रशासन हमें न्याय नहीं दिलवा रहा है। रामगोपाल की पत्नी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस प्रशासन ने रिश्वत ले ली है और उन्होंने आरोपियों को पकड़ तो लिया है, लेकिन वो लोग मारे नहीं गए हैं। हम लोगों को ये दिखा दिया गया है कि पैर पर गोली मारी गई है, लेकिन हमारे साथ में इंसाफ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रहा है, हमें इंसाफ नहीं दिला रहा है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा है, जो हमको चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को 7वीं सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी। वो 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जबकि मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। जब होगी वो भी सपा के खाते में जाएगी, क्योंकि ये सीट सपा के पास शुरू से रही है। लेकिन सपा ने गुरुवार को अपने 7वें प्रत्याशी की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हो गई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। भारत बनाम न्यूजीलैंड के पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन शुक्रवार को खत्म हो गया। पहली पारी में 656 रन से पिछड़ने वाली भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड से 125 रन से पीछे है। भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 231 रन बनाकर 3 विकेट खो चुकी है। टीम की ओर से विराट कोहली 70 रन बनाकर आउट हो गए हैं, लेकिन इस पारी में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के 9000 रन पूरे कर लिए। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।